बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर गांव में एक गरीब किसान भोला रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वो उसमें दिन रात कड़ी मेहनत करता और उससे जो भी अनाज उगता उससे अपने घर का भरण पोषण करता था। उसके घर में उसकी पत्नी तुलसी और एक बूढ़ी माँ थी जो कि काफी बीमार ही रहती थी। एक दिन सुबह सुबह उसके घर गांव के साहूकार मंगल सिंह आते हैं। अरे भोला, मुझे आज मुखिया जी के यहाँ निमंत्रण में जाना है और मेरे घर के आगे ट्रैक्टर से भरी चावल की बोरी लदी हुई है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सारे चावल की बोरी शाम तक अच्छे से गोदाम में रख दो, क्योंकि गांव के जितने भी नौकर थे वो सब मुखिया जी के यहाँ काम करने चले गए हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम यह काम कर दोगे। चलो, अब मैं चलता हूँ। लेकिन सेठ जी, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? अगर एक मजदूर और होता तो काम आसानी से हो जाती, लेकिन 30 से 40 बोरी मैं अकेले गोदाम तक कैसे पहुंचा पाऊंगा? आपके घर से गोदाम कम से कम 800 मीटर की दूरी पर है। उतना दूर अकेले शाम तक कैसे होगा? अगर सुबह तक कहते तो हो सकता था। देखो भोला, पैसों की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करना। शाम को वापस आने के बाद मैं तुम्हें इस काम के बदले पूरे 60 रुपए दूंगा। बस तुम कैसे भी करके माल गोदाम में रख देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे कर लोगे। सेठ भोला को इतना कहकर चले जाते हैं। भोला अब बहुत चिंतित हो जाता है। उसके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। वो अकेला इतने सारे चावल की बोरी कैसे गोदाम तक पहुंचाएगा? गोदाम यहाँ से कम 800 मीटर दूर थी। सेठ उस पर भरोसा करके उसको यह काम सौंपा था। अगर भोला यह काम नहीं कर पाता है तो सेठ का भरोसा भोला पर से उठ जाता। अब भोला करे तो क्या करे? हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इतने सारे चावल की बोरी मैं अकेला कैसे गोदाम तक पहुंचा पाऊंगा? पैसों की भी मुझे बहुत जरूरत है। अगर मैं ये काम नहीं किया तो माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अब आप ही मुझे हिम्मत दे भगवान, ताकि मैं इस चुनौती का सामना कर पाऊं। भोला भगवान का नाम लेता है और काम में लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा था। भोला पहली बोरी और पहला कदम बढ़ाता है। गोदाम दूर होने के कारण एक बोरी चावल रखने में करीब करीब उसे आधे घंटे का समय लग जाता है। अगर इस हिसाब से जोड़े तो 30 बोरी का समय कम से कम उसे 15 घंटे का समय लगेगा। अब देखते हैं कि भोला इतना बोरा इतने कम समय में कैसे गोदाम तक पहुंचाएगा। अरे भोला बेटा, कदम जल्दी जल्दी बढ़ाओ। देखो तो शाम होने लो आई है और अभी तक मैंने सिर्फ 12 बोरी ही गोदाम तक पहुंचाया है। अगर शाम तक सारा माल नहीं पहुंचाया तो सेठ नाराज हो जाएंगे। शाम होने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी था और भोला अभी तक 12 बोरी ही पहुंचाया था। वह पैर अपना तेजी से चलाने लगता है, क्योंकि अगर वह यह काम कर देता है तो सेठ उसे इसके बदले 60 रुपए देने वाले थे, जो कि उसके जीवन का बड़ा रकम था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और भोला पूरा थक जाता है। आज वह कैसे कैसे पैसे के लालच में इतना काम किया है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। अभी ट्रैक्टर पर कम से कम 6 चावल की बोरी पड़ी थी। अब भोला के शरीर में इतना जान नहीं बचा था कि वह बचे 6 बोरी गोदाम तक पहुंचाए। अरे बाप रे, कमर लग रही है, टूटकर बिखर सी गई है। अभी काम खत्म भी नहीं हुआ और शाम हो चुकी है। सेठ आते ही होंगे और जब देखेंगे कि भोला काम खत्म नहीं किया तो पैसे भी नहीं देंगे और डांट भी सुनाएंगे। हे भगवान, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाही। अब मैं करूं तो क्या करूं? शरीर भी जवाब दिए हुए है। लेकिन मुझे उठना होगा, नहीं तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा और जो मैंने सपना देखा है कि माँ का इलाज कराऊंगा, वो सपना सपना ही रह जाएगा। भोला फिर से उठता है और कदम से कदम मिलाकर चावल की बोरी गोदाम तक पहुंचाता है। पैर में उसके छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह बिना कुछ परवाह किए आखिरी सांस तक अपनी गरीबी से लड़ते हुए आखिरी बोरी आखिर में गोदाम तक पहुंचाता है। भोला आज इतना खुश था मानो कि वह किसी जंग को जीत लिया हो, लेकिन भोला के लिए ये जंग से कम नहीं था। अरे वाह भगवान जी, अगर आप मुझे हिम्मत न दिए होते तो आज इतनी बड़ी चुनौती से नहीं लड़ पाता।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अब चलो, भोला सेठ भी इंतजार कर रहे होंगे, चलो अपनी मजदूरी का पैसा लेते हैं। भोला काफी खुश था। वह रात के 8 बजे इस काम को खत्म करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब वह इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा सकता है। अरे भोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। मुझे पता था कि तुम मेरे विश्वास को टूटने नहीं दोगे और ईमानदारी पूर्वक सारा माल गोदाम में रख दोगे। चलो ठीक है भोला, कल सुबह बात करते हैं। तुम काफी थक चुके हो और मैं भी थका हुआ हूँ। कल सुबह आना, तुम्हें पैसे दे दूंगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ा भी पता है मैं यहाँ मर मर कर आपका माल गोदाम तक पहुंचाया हूँ, और आप है कि बिना पैसे दिए मुझे घर जाने को कह रहे हैं। देखिए सेठ जी, मैं थका हुआ जरूर हूं, लेकिन 10 मिनट रुक सकता हूं। आप भगवान के लिए मुझे मेरा पैसा दे दे, मुझे माँ का इलाज भी करवाना है। अरे भोला, तुम तो बुरा मान गए। मैं ऐसा वैसा सेठ नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे पता है कि 2 मजदूर का काम तुम अकेला किए हो और इसकी कीमत तुम्हें मिलना चाहिए। रुको, मैं अभी तुम्हारा पैसा लेकर आता हूँ। भोला थोड़ा सख्ती दिखाता है और अपना हक का पैसा सेठ से मांगता है। सेठ उसे बिना पैसे के घर जाने को कह रहे थे, लेकिन जिस मजदूर को उसका पैसा न मिले, उसे रात को नींद कैसे आएगी? सेठ पैसे लेकर आ जाते हैं। ये लो भोला, तुम्हारी मेहनत का फल, पूरे 60 रुपए। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। भोला पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। घर पहुंचते ही देखता है तो दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अजी, आप सुबह से कहाँ थे? बिना बताए कहाँ चले गए थे? आपको पता है कि मैं कितना परेशान हो गई थी। अरे तुलसी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना बताए टेंशन में सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करने चला गया था, और इतना ज्यादा काम था कि रात को 9 बज गए। लेकिन तुलसी, तुम चिंता मत करो। देखो तो मैं कितना पैसा कमा कर आया हूँ। ये पूरे 60 रुपए है, और मैं इस पैसे से देखना माँ का इलाज कराऊंगा, और माँ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब माँ भी फिर से उठना बैठना शुरू कर देगी। आपको शायद पता नहीं है कि मैं आज कितना खुश हूँ। अब चलिए, रात बहुत हो चुकी है, चलकर खाना खा लीजिए, फिर हम लोग सुबह बातें करेंगे। तुलसी, मैं डॉक्टर साहब को बुलाने जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। मुझे घर आने में थोड़ा समय भी लग सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए और माँ का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन जी, आप थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि रास्ते में कुछ आवारा लोग रहते हैं। भोला अपनी पत्नी से अलविदा कहता है और माँ का इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। आजकल बुढ़ी माँ को घर में भी रखना लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन भोला एक ऐसा इंसान है जो अपने माँ के लिए रात भर काम करके पैसा जुटाया ताकि उनका इलाज करा सके। अरे भोला भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे पास और बताओ, गांव में क्या कर रहे हो? कहीं तुम वहीं छोटी सी जमीन में खेती तो नहीं कर रहे हो? अरे छोरो, इसमें क्या रखा है? चलो मेरे साथ शहर, वहां पे दोनों लोग बिजनेस करेंगे और खूब तरक्की करेंगे। देखो राजेश भाई, अगर तुम मेरे बचपन का दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब देता कि दोबारा मुझसे बोलने में 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन खैर, तुम मेरे दोस्त हो। राजेश भाई, अभी तुम्हारा आय कुछ ही दिन हुआ है और तुम्हारी माँ तुमको पूछती भी नहीं, क्योंकि उन्हें पूरी यकीन हो चुकी है कि तुम अब उनका बेटा नहीं हो। तुम शहर जाकर 2 पैसे तो कमा लोगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ का कितना बुरा हाल होता है शायद तुम्हें पता नहीं। इसीलिए मैं 2 पैसे कम ही कमाऊंगा, लेकिन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा। चलता हूँ राजेश, मुझे अभी अपनी माँ का इलाज कराना है। भोला राजेश को करारा जवाब देते हुए डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। भोला की बात उन हर इंसान के मुंह पर तमाचा है जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे डॉक्टर को बुलाने गए हैं। देखिएगा, आप कुछ ही दिनों में फिर से चलना बोलना शुरू कर देंगे।
बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि डॉक्टर यहाँ आने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज काफी सारे होते हैं। कहीं डॉक्टर उनको मना ना कर दे। नहीं नहीं, भगवान आप कैसे भी करके मेरी मन्नत पूरी कर दे। तुलसी अपनी सास से इतना बातें कर रही थी कि इतने में भोला डॉक्टर साहब को लेकर घर पहुंच जाता है। तुलसी भोला के साथ डॉक्टर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे तुलसी, देखो डॉक्टर साहब आ गए। अब तुम जल्दी से जाओ और थोड़ा सा गर्म पानी कर दो। डॉक्टर साहब पहले माँ का चेकअप करेंगे। तुलसी झट से जाती है और गर्म पानी करके लाती है। डॉक्टर साहब भोला के माँ को चेकअप करने लगते हैं। अब देखना है कि आखिर उनको कौन सी बीमारी हुई है जिनके कारण वो ना तो बोल पा रही है और ना ही चल पा रही है। थोड़ी देर में चेकअप हो जाता है और डॉक्टर साहब भोला से कहते हैं, देखो भोला, तुम्हारी माँ को लकवा मार दिया है पैर में भी और बोलने वाले जबड़े में भी। इसलिए तुम्हारी माँ ना तो अच्छे से बोल पा रही है और ना ही चल पा रही है। इनका इलाज में कम से कम 200 रुपए खर्च होगा। अगर तुम बोलो तो मैं अभी इलाज और कुछ दवाइयां दे देता हूँ। बस कुछ महीनों में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं गरीब हूँ। 200 रुपए कहाँ से लाऊंगा? अभी मेरे पास सिर्फ 60 रुपए ही है। आपको तो पता है कि हम गरीब कैसे कैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और आप 200 की मांग कर रहे हैं। कैसे होगा डॉक्टर साहब? मैं वो सब नहीं जानता भोला। अगर तुम अपनी माँ को बिल्कुल ठीक देखना चाहते हो तो 200 रुपए खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लकवा छोटी मोटी नहीं है, 2 जगह पर मारी है। अब आगे तुम जानो। अगर पैसे हैं तो इलाज शुरू कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब भोला के पास एक और चुनौती खड़ी हो चुकी थी। वो कितना दिन रात मर के 60 रुपए कमाया था, ये सोचकर कि माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन अब ये पैसे भी कम पड़ गए थे। अब भोला करे तो क्या करे, एक पर एक चुनौती उसके सामने आ रही थी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत ही आस लगाया था कि अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि पैसे कम पड़ जाएंगे। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, अब कुछ भी हो, माँ का इलाज तो कराना ही है। अगर पैसे रुकावट बन रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन आपके बाकी पैसे चुकता कर दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, अब आप इस गरीब पर इतना तो रहम कर ही सकते हैं। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं बाकी पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है भोला, मैं इलाज शुरू करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने जुबान पर टिके रहोगे और मेरा पैसा वापस कर दोगे। चलो ठीक है भोला, तुम पैसे का इंतजाम करो, मैं इलाज शुरू करता हूँ। भोला पैसों को लेकर बहुत चिंतित रहने लगता है। उसे दिन रात मेहनत करने के बाद 60 रुपए मिले थे। अब उसे 140 रुपए और चाहिए थे। भोला सोचते सोचते गांव के चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसका वही दोस्त राजेश आता है और भोला की चिंतित देख उससे कहता है, अरे भोला भाई, क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठे हो? कहीं तुम्हें मेरी तरह माँ भूल तो नहीं गई? इसलिए कहता हूँ कि मेरे साथ शहर चलो। वहाँ दोनों लोग खूब कमाएंगे और ऐश की जीवन जिएंगे। इस गांव में क्या रखा है कि तुम इसी गांव में रहना चाहते हो? देखो राजेश भाई, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम्हें समझ नहीं आती है कि मैं अपने माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ पैसों को लेकर परेशान हूँ और तुम हो कि एक ही रट लगाए बैठो हो। भोला राजेश से बातें कर ही रहा था, तभी उसे एक ख्याल आता है। अरे राजेश भाई, तुम शहर शहर खूब करते हो ना। चलो आज देखता हूँ कि तुम कितना शहर से पैसे कमा कर आए हो। मेरी माँ का तबीयत बहुत जोर की खराब है। अगर तुम मुझे कम से कम 140 रुपए उधार पर दे दोगे तो मेरी माँ का इलाज समय पर हो पाएगा। क्या हुआ राजेश भाई, तुम क्या सोच में पड़ गए? भोला राजेश से जैसे ही पैसों का डिमांड करता है, वैसे ही राजेश उठकर वहाँ से चला जाता है। इस दुनिया में हमारे साथ भी ऐसे ऐसे लोग हमेशा मिलते रहते हैं। आप कोई भी काम करो, उसमें लोग आपका ध्यान या रास्ते भटकाने आ जाते हैं, और जब आप उनको अपनी दुख सुनाते हैं तो वह उठकर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी बुलंदी मजबूत होगी तो दुनिया का कोई इंसान आपको भटका नहीं सकता है।
मुझे पता था कि ये लोग सिर्फ बाहर से ही दोस्ती का ताज दिखाते हैं, अंदर से बिल्कुल दुश्मन होते हैं। चलो भोला, अब अपनी समस्या खुद ही सुलझानी होगी। चलो भोला, अब मैं इलाज तो कर दिया हूं, अब सारी जिम्मेवारी तुम दोनों की है। अगर इनको भोजन और दवाई समय से मिलेगी तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं, अपनी माँ का ध्यान रखना, और हाँ, पैसों का भी जल्द से जल्द इंतजाम करना। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन पहले आप ये 60 रुपए ले लो, बाकी के बचे पैसे बहुत जल्द दे दूंगा। भोला जो इतनी मेहनत से 60 रुपए कमाया था, वो पैसे डॉक्टर साहब को दे देता है। पैसे लेकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते। तुलसी, अब मैं खेतों में काम करने जाता हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना, और हाँ, दवाई समय से दे देना, नहीं तो भूल मत जाना, क्योंकि माँ अगर ठीक होगी तो दवाई और भोजन से ही। ठीक है जी, आप माँ की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। बस आप खेत से थोड़ा जल्दी लौटना, क्योंकि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भोला मुस्कुराकर कुदाल लेकर खेतों में चला जाता है। भोला बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि उसके पास अब 1 रुपए भी नहीं बचा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब को पैसे कहाँ से दे। भोला सोचता रहता है और कुदाल चलाता रहता है। अचानक उसका कुदाल एक चीज से टकराती है। भोला उस चीज से अनजान था, वह घबरा जाता है। अरे यह क्या, मेरी कुदाल आगे क्यों नहीं जा रही? लगता है इस मिट्टी के अंदर कुछ तो जरूर है जिसके कारण मेरा कुदाल आगे नहीं बढ़ रहा है। एक काम करता हूँ, मिट्टी हटाकर देखता हूँ। भोला की किस्मत यहाँ से एक नई मोड़ लेने वाली थी। भोला जैसे ही मिट्टी हटाता है, वहाँ सोने से भरे एक घड़ा निकलता है। भोला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सोना उसका है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! ये मेरे खेतों में कहां से आया? लगता है किसी गांव वाले की होगी, जो कि मुझे लौटा देना चाहिए। एक काम करता हूँ, ये सोना मुखिया जी के हवाले कर देता हूँ, वो गांव में पता करके उनको वापस कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। भोला नादान था, उसे अपनी चीज भी दूसरों का लगता था। भोला तो सच में भोला था। वो सोने से भरे घड़ा उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सोने से भरा घड़ा देखती है तो उसे भी शौक मार देता है। अजी, ये क्या है? कहीं ये सोने के सिक्के तो नहीं? हे भगवान, इतना सारा सोना! अब तो हम लोग अमीर हो गए। ये आपको कहाँ से मिला जी? देखो तुलसी, तुम अपने मन से इसका लालच निकाल दो। ये हमारी अमानत नहीं है। ये हमको अपने खेत में जुताई करते वक्त मिला है और ये हमारा नहीं। मुझे लगता है गांव के किसी का होगा, इसलिए मैं इसे मुखिया जी के हवाले कर दूंगा। वो गांव में ढूंढकर जिसका होगा उसको वापस कर देंगे। अजी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपका भोला नाम है तो क्या सच में आप भोला ही हैं? अगर हमारे खेत में ये घड़ा मिला है तो हमारा ही होगा ना। आप इसे मुखिया के हवाले मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि मुखिया ईमानदार है? वो सारा सोना खुद खजाएगा, किसी को एक भी हाथ नहीं लगने देगा। मुझे पता है कि आपके अंदर ईमानदारी कुट-कुट कर भरा है। आपको मेरी बात एक भी समझ नहीं आ रही होगी। आप एक काम कीजिए, मुखिया के हवाले मत कीजिए और खुद से गांव में पता करने जाइए। लेकिन हाँ, अपना दिमाग लगाकर लोगों से पूछिए। उनसे कहिए कि गांव वाले, मुझे कल सपना आया था कि आप लोगों में से किसी का सोने से भरा घड़ा गुम हो गया है। अब आप लोग बताओ कि किसका हुआ है ऐसा। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अरे वाह तुलसी, ये आइडिया तो बहुत ही मस्त है। इससे हम आसानी से पता कर लेंगे कि किसी का घड़ा गुम हुआ है या नहीं। मैं अभी जाता हूँ और पता करके आता हूँ। तुलसी भोला को एक अनोखा आइडिया बताती है, जिससे वो गांव वालों से आसानी से पूछ लेगा कि किसी का सोने से भरा घड़ा गुम हुआ है या नहीं। भोला गांव में पूछने निकल जाता है। अरे भैया, गांव में किसी का सोने के सिक्कों से भरा घड़ा गुम हुआ है क्या? अरे भोला भाई, लगता है तुम पगला गए हो। तुम्हारा दिमाग आजकल ठीक नहीं लग रहा है। अगर किसी के पास सोने से भरा घड़ा होता तभी ना गुम होता। जब किसी के पास है ही नहीं तो गुम क्या होगा?
लेकिन भोला भाई तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें सोने से भरा घड़ा तो नहीं मिल गया? अरे नहीं संतोष भाई, मुझे कोई घड़ा नहीं मिला है। वो क्या है ना कि मैं कल रात को सपना देखा था कि गांव में किसी का सोने से भरा घड़ा गुम हो गया है। इसलिए मैं सोचा कि कहीं सच तो नहीं है, तभी मैं आप लोगों से ये पूछने चला आया। लेकिन खैर मैं गलत था। ठीक है भैया लोग, मैं चलता हूँ। भोला अपनी चालाकी से गांव वालों को बुद्धू बना दिया था। अगर भोला ये कहता कि उसे घड़ा मिला है तो सारे लोग कहते कि मेरा है मेरा है। इसलिए भोला बहाना बना दिया कि वो सपना देखा था। भोला इस चीज से क्लियर हो चुका था। अब समझ आ गया था कि वो सारा सोना सिर्फ उसका ही है। भोला खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। दोनों लोग सोना पाकर काफी खुश होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि अगर अपनी इरादे मजबूत रखेंगे और माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने माता पिता से खूब प्यार करते हैं। धन्यवाद।